देखिए, जब आप कोई फेजर डायग्राम बनाते हो ना, फेजर डायग्राम सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि रिसीविंग एंड वोल्टेज ले लिया था, और कैपेसिटर के केस में जो चार्जिंग करंट था आईसी, वह हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा था। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना का मन हो रहा है कि ये 90 डिग्री लीड इधर ही क्यों होता है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये वाला कौन सा वाइज कहलाता है, मतलब कौन सा वे कहलाता है, ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। आप देखोगे कि घड़ी इस तरीके से घूमता है, ठीक है ना, घड़ी इस तरीके से घूमता है, और ये हम यहाँ से रेफरेंस लिए हैं इस रिसीविंग एंड वोल्टेज को, यहाँ से जो आईसी है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है मतलब कि हमने डायरेक्शन ऐसे लिया है इस तरीके से, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप ये बोलोगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, या लीड का केस हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको लीड का हिंदी समझना पड़ेगा। लीड का मतलब होता है कि पहले, क्या होता है, पहले, यानी कि आईसी का इफेक्ट पहले आ चुका है वीआर से। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पर आइए कि देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों होता है। ये आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी यहाँ पे देखा होगा, आप में से कोई एक बंदा बताइए कि यहाँ पे कितना अभी टाइम हो रहा है, टाइम अभी यहाँ पर कितना हो रहा है, जो घड़ी में दिख रहा है आपको कितना बज रहा है, तो 2 बज रहा है। 2 बज रहा है। ठीक है, तो 2 बजने में आपसे मैं पूछूं कि भाई ये बताओ कि एक जो बजा होगा, है ना, एक जो बजा होगा वह 2 बजे से पहले बजा होगा। ये तो एग्री करते हो कि 2 से पहले 1 बजा होगा। तो 2 अगर यहाँ बजा है तो 1 बजने के लिए हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा इस कांटे को, ये पहले ले जाना पड़ेगा किधर, इधर साइड, है ना। तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये डायरेक्शन तो आपको क्लियर हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज है, कि हमारा एक पहले आ गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा, आईसी लीड कर रहा है ना, तो आईसी पहले आ गया, तो पहले आ गया है तो यानी कि हमको पहले जाना पड़ेगा इस तरीके से। अब वो कितना डिग्री पहले गया है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई करंट जो होता है ये कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री पहले आता है। तो 90 डिग्री पहले आता है तो वोल्टेज तो यहाँ आ चुका, मतलब ये 2 बज चुका है, हमको एक पे जाना है, यानी एक पहले आया है। तो कितना डिग्री पहले आया, तो 90 डिग्री, तो पहले चले जाओ इस तरीके से। और लैग का केस रहे तो लैग में होता है बाद, लैग का हिंदी क्या होता है, बाद। तो लैग का केस में बाद में होता है। तो अगर लैग करता है ये, तो लैग तभी करता है जब यहाँ पे इंडक्टर मेंशन होता है, मगर यहाँ पे कैपेसिटर हमने लिया है, तो कैपेसिटर में लीड करता है और इंडक्टर में लैग करता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो बताने वाले थे कि भाई जो हम लोग जो ये फेजर डायग्राम दिखाते हैं ना, तो फेजर डायग्राम में एक रूल होता है कि आप इस फेजर को, यानी ये जो लाइन मैंने ऐसे दिखाया है ना, उसको इस ग्राफ में, इस पेपर में कहीं भी इसी डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब हम आईसी को यहाँ भी कर सकते हैं, आईसी को यहाँ भी कर सकते हैं, आईसी को यहाँ भी कर सकते हैं, मगर ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि आईसी को ऐसे कर दिया, नहीं, इसी के पैरेलल में आप कहीं भी कर सकते हो। ये होता है फेजर का फ़ायदा। ठीक है ना, आईसी को आप कहीं भी कर सकते हो। सर आपका डबल स्क्रीन हो गया। क्या हो गया कि आईसी जो हमने यहाँ पे लिया है ना, यहाँ पे देखो एक्स जहाँ पे लिखा ओ एक्स, उसी आईसी को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्यू आर के पास इधर साइड, है ना, इधर साइड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आईसी को ही वहाँ पे लिखा गया है। और हम वोल्टेज लिखना चाह रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो रेजिस्टेंस से वोल्टेज उतना ही ड्रॉप हो रहा है जितना उसके अंदर करंट गुजर रहा है। अब म्यूट कर लीजिए जो भी आप आवाज़ कर रहे हैं। तो आई सी इंटू आर ड्रॉप हो गया आपका रेजिस्टेंस का ड्रॉप। और रेजिस्टेंस से इंडक्टर 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। तो 90 डिग्री हम लोगों ने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया आई सी एक्स के लिए, वह लैग दिखा दिया आई सी एक्स में, यानी कि इंडक्टर के केस में लैगिंग का केस दिखा, ये केस दिखा दिया कि आपका रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है आई सी आर, और इंडक्टर में ड्रॉप हो रहा है आई सी एक्स। अब इन्हीं दोनों का जहाँ रिजल्टेंट पॉइंट आ रहा है, यानी आई सी एक्स लास्ट पॉइंट हो रहा है, उसको अगर हम रेफरेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड कर दें, यानी वी एस, तो हमको सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के केस में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बढ़िया से आप लोग जानोगे। बाकी के लिए यहाँ समझ लीजिए कि हमको सप्लाई वोल्टेज निकालना था कि कितना होगा। तो केवीएल के अकॉर्डिंग इस सर्किट में देखिए कि वी एस इक्वल टू कितना है, वी एस इक्वल टू वही है जो आपका सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी आई रेजिस्टेंस में ड्रॉप और एक्स में ड्रॉप। तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ निकाल दिए, और इंडक्टर का ड्रॉप आई सी एक्स से निकाल दिया। अब इन्हीं दोनों को एंड पॉइंट जो है उसको मिला दिए स्टार्टिंग पॉइंट से, वी एस मिल गया हमको, और वही होता है समेशन एडिशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कोरोना। देखिए कोरोना में क्या होता है, कोरोना क्या होता है ये समझिएगा कि यहाँ मैं पहले पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन बताऊँगा। कोरोना में ये होता है कि जब भी आपके ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर आपस में एक दूसरे के पास है, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस जो है उनके डायमीटर से ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है, तो
उसमें आप अगर सप्लाई वोल्टेज दिए हुए हो, ठीक है ना, उसमें सप्लाई वोल्टेज दिए हुए, सप्लाई वोल्टेज देने के बाद उसका इफेक्ट जो आएगा, मतलब उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वह सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करते हुए फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर उनका डायमीटर से ज़्यादा डिफरेंस पे रखा जाता है पहली चीज़ तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक आप एक लेवल तक वोल्टेज दे रहे हो, एक लेवल तक वोल्टेज दे रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लेवल को जैसे ही क्रॉस करते हो, मतलब उस लेवल से भी ज़्यादा वोल्टेज देते हो तब दिक्कत हो जाता है। तो उस लेवल को बोला जाता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। और उस लेवल का कितना वैल्यू है वो भी बता रहा हूँ कि क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अगर आप दे देते हो ट्रांसमिशन लाइन में, तब वहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि वो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था वह एटमॉस्फेयर के एयर, वाटर, डस्ट पार्टिकल्स इन सब से इंटरेक्ट हो जाएगा वह करंट, मतलब कुछ इंटरेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना उनसे भी इंटरेक्ट हो जाएंगे जो डस्ट पार्टिकल्स उस वायर के सराउंडेड में है। तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस इफेक्ट के अंदर कुछ कुछ पॉइंट होते हैं कि पहला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा है। दूसरा इफेक्ट होगा कि वहाँ पे वायलेट ग्लो, जो वायलेट कलर का एक ग्लो देखने को मिलेगा। अगर उसको शाम के टाइम पे देखोगे तो बैंगनी कलर का आपको कुछ कुछ उसके वायर के चारों तरफ देखने को मिलेगा। तीसरा इफेक्ट जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन होता है, पावर लॉस। हमारा जो सप्लाई दे रहे हैं और जो एंड पे मिलना चाहिए उसमें और ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नियर बाई हाई वोल्टेज टेंसाइल लाइंस, जैसे कि आपको ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगा हुआ है उसके ऊपर में देखोगे शाम के टाइम पे तो आपको, और वो भी बारिश वारिश के मौसम पे देखोगे तो ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप समझते हैं कि भाई वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो है वो उसका लेवल कितना है सर, मतलब कि हम लोग कितना वोल्टेज दे सकते हैं। तो उसके लिए एक पैरामीटर है कि अगर आपने 30 किलो वोल्ट 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे दिया तब तक तो ठीक है, लेकिन 30 किलो वोल्ट से जितना जैसे ही बढ़ाया उससे ज़्यादा वोल्टेज जैसे ही गया तब वह क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के लाइन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होने लगेगा कि कंडक्टर में जो करंट गुजर रहा हो कंडक्टर से ही केवल गुजरेगा नहीं, कंडक्टर के चारों तरफ जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है उसमें भी करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो तो करंट है, तो वह इलेक्ट्रॉन्स उन डस्ट पार्टिकल्स से भी इंटरेक्ट होने लगेंगे और जो कि एक रैंडम डायरेक्शन का करंट फ्लो कराएगा, ठीक है ना। उसके सरफेस के जस्ट ऊपर ऊपर साइड ही जहाँ जहाँ आपको डस्ट पार्टिकल्स या एटमॉस्फेयर से सराउंडेड जितने भी कंडक्टर उनके चारों तरफ, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होने लगेगा, आपको ये सब इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली कहा जाता है कोरोना, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोरोना, ठीक है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वह दो कंडीशन से डिवाइडेड है, एक नॉर्मल वेदर कंडीशन और एक रेनी वेदर कंडीशन। तो आपको रेनी वेदर कंडीशन में यह इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त जो आपको कंडक्टर के सराउंडेड जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपका उसका जो सरफेस के जो एरिया है उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो मॉइस्चर्स है वह बहुत ज़्यादा उस वक्त पाया जाता है। तो आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि रेनी सीजन और नॉर्मल या सनी सीजन में आपको किस केस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपल से बता देना है कि रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका कोरोना का। अगर आप इसके थ्योरी की बात करोगे तो थ्योरी वाला बात यही है कि किस तरीके से आपका, जैसे आप 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर का ज़्यादा वोल्टेज लगाते हो तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह कंडक्टर से तो जा ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो अराउंड जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं कंडक्टर के उसके अक्रॉस भी फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आपको वोल्टेज जो मिल रहा होता है एक क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोना होने लगता है, ठीक है। ये सारा आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कहानी दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, तो जो बात बोला हूँ उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कोरोना का इन्फेक्शन होता है। तो पहला है एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने बताया कि भाई एटमॉस्फेयर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसको अगर आप स्टॉर्मी वेदर में रख रहे हो तो ज़्यादा होगा, सनी रीजन में रख रहे हो तो कम होगा, क्लियर। सेकेंड थिंग है कंडक्टर का साइज़। कंडक्टर का साइज़ इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अगर कंडक्टर का साइज़ स्मूथ रहता है, ठीक है ना, तो
स्मूथ, और दूसरा केस हो सकता है कि अप एंड डाउन, मतलब होता है ना उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं कि भाई उसका इरेगुलर सरफेस है कंडक्टर का। तब इरेगुलर सरफेस में क्या होता है ना, इरेगुलर सरफेस में क्या होने लगता है कि अगर आपका कहीं कहीं होता है ना कि एरिया एरिया किस तरीके का कंडक्टर का, उस पर डिपेंड करता है करंट का वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करता है एरिया पे, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है करंट का। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया का। तो एरिया किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा करंट का वैल्यू। तो करंट का वैल्यू अगर डिपेंड कर रहा है तो हमारा कोरोना का वैल्यू भी डिपेंड कर रहा है ना। करंट ही तो बता रहा ना कि करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा कोरोना होने का चांसेस है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कंडक्टर का साइज भी फैक्टर रखता है। ठीक है, इसके बाद है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। अगर मैंने बताया कि आप अगर स्पेसिंग उसके डायमीटर से ज़्यादा रखते हो और क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी ज़्यादा कर देते हो, उससे भी ज़्यादा अप्लाई कर देते हो, तो कोरोना इफेक्ट होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस और बढ़ा दें हम लोग, ठीक है ना, तो कोरोना का इफेक्ट कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे कि सर डिस्टेंस ही बढ़ा देते हैं ना, कोरोना का इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस करने का मतलब है कि हमारा जो टावर लाइन का क्रॉस आर्म्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस यानी लंबा लंबा बनाना पड़ेगा, स्टील का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो उससे हमारा क्या होगा कि कॉस्ट हाई हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग एक एक सब चीज़ ले करके देख करके करते हैं कि हमारा कोरोना इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा भी दूर कर दोगे ना तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा। अब बहुत ज़्यादा कर दोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है उतना हाई कॉस्ट को अचीव कर पाना, उसको कंपनसेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ देख करके कि हाँ इतना में हमारा कॉस्ट भी अच्छा बन जा रहा है और कोरोना का इफेक्ट भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उतना कैलकुलेट करके फिर हम लोग क्या करते हैं कि एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस वजह से कोरोना का इफेक्ट कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। फिर होता है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज अगर हमारा कम है तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा एयर के सराउंडिंग कंडीशन में, मतलब कंडक्टर के चारों तरफ, तो फिर कोई कोरोना फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइन वोल्टेज ज़्यादा है तो कोरोना का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि तब से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कोरोना से इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताना कि क्या आंसर है। क्वेश्चन ये है कि जो मेरा कल आया था डिटो पेपर में, मैं वही एग्जैक्ट वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि कोरोना का इफेक्ट में से इनमें से कौन सा गलत है। समझ में आया क्वेश्चन? मैं मेरा इंग्लिश में था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि कोरोना का इफेक्ट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन था कि हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा ऑप्शन था कि रेडियो इंटरफेरेंस मतलब रेडियो नॉइज क्रिएट करता है। तीसरा ऑप्शन था कि वाइट ग्लो फेंट प्रोवाइड कराता है जब आपका हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन था कि इसमें अगर आप इंसुलेशन जो आपका हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं तो उसके डस्ट पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। अब बताइए कि इसका आंसर क्या है।